हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका फिर से वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल ऑफ केटी क्लासेस। जो आज हमने टॉपिक करना है, कंटिन्यू रखना है किसको, बायो इनऑर्गेनिक को। तो बायो इनऑर्गेनिक का लेक्चर नंबर 4 हो चुका है। आज लेक्चर नंबर 5 की शुरुआत करते हैं। बायो इनऑर्गेनिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पहले ही बता चुका हूं और बड़े अच्छे से चल रहा है। तो हमने लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, आई थिंक जितना भी को याद है, हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर दिया था किसके बारे में, हीमोग्लोबिन के बारे में। जो आज हमने स्टार्ट करना है वो क्या है, डिफरेंस से स्टार्ट करना है। किसके बारे में, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में। तो मैं डिफरेंस से स्टार्ट करता हूं। क्या करना है हमने, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में पहले ही बता चुका हूं, हीमोग्लोबिन को एचबी से रिप्रेजेंट करते हैं। और किसके बीच में डिफरेंस देखना है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बीच में। देखो बात, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, फिर से मैं स्ट्रक्चर बनाने के, बस इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन आगे अटैच हो जाएगी। इसमें क्या है, ऑक्सीजन नहीं है। देखिए डिस्कस करते हैं। जो इसमें आयरन है, मैं पहले बता चुका हूं, हिम ग्रुप प्रेजेंट होता है। जो आयरन होता है ना, जो इस वाले में, वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। वही मैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात करूं, यहाँ पे आयरन कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल प्रेजेंट होता है। कौन, आयरन। जो नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें, अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें, मैग्नेटिक नेचर पे चलूं मैं, अगर मैग्नेटिक नेचर पे चलूं तो इसका क्या नेचर होता है, डाया मैग्नेटिक नेचर होता है। अरे पैरा सॉरी पारा मैग्नेटिक नेचर होता है। पारा मैग्नेटिक यूज है ना, यस, पारा मैग्नेटिक नेचर होता है। इसका कैसा नेचर होता है, बोल तो दो, पारा मैग्नेटिक नेचर होता है। कैसे पारा मैग्नेटिक, अगर मैं बनाऊं तो वो उसमें डिस्कस करना है। ठीक है। पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। वहीं मैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात करूं तो यहाँ पे कौन सा नेचर होता है, डायामैग्नेटिक नेचर होता है जी। कैसा नेचर होता है, डायामैग्नेटिक नेचर होता है। अब ध्यान से समझने की बात है कि इसमें डायामैग्नेटिक नेचर कैसे आया। देखो मैं सब रफ कर दे रहा हूं, आई होप आपने इतना नोट कर लिया, फटाफट से नोट कर लो। जो इंपॉर्टेंट बात है वहां शुरू हो रहा है, डायामैग्नेटिक नेचर की, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डायामैग्नेटिक नेचर पे कहानियां शुरू हो रही है। मैंने कहा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या है, डायामैग्नेटिक नेचर है। डायामैग्नेटिक है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ पे आयरन कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, Fe3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल के अनुसार, अगर मैं इसका वीबीटी बनाने चलूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को फिल करने चाहता हूं, डी ऑर्बिटल है ये मेरा, क्या है, डी ऑर्बिटल है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन फिल करने चलता हूं तो आयरन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो वो कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो वो कितने हैं, 5। मैंने यहाँ पे 5 के 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। इसके अकॉर्डिंग अब मेरा क्या नेचर आया, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक नेचर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा दे, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगे हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगे थे, उसकी वजह से क्या हुई, यहाँ पे पेयरिंग होनी शुरू हुई। उसकी वजह से क्या होनी शुरू हुई, हमने कोऑर्डिनेशन में भर भर के पढ़ाया गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करवाते हैं, पेयरिंग करवाते हैं। जब इसकी पेयरिंग हुई, जरा ध्यान से समझना, जब इसकी पेयरिंग हुई, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन क्या ऐसे लग गए। फिर भी क्या देखने को मिला, यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक फिर भी क्या रह गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया। अभी भी इसका नेचर क्या, डायामैग्नेटिक नहीं हुआ, अभी भी ये नेचर क्या शो करेगा, इसके अकॉर्डिंग पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर भी मैंने ऊपर लिखा, जरा ध्यान से समझना, फिर भी मैंने ऊपर क्या लिखा, डायामैग्नेटिक नेचर करता है कौन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। रीजन बिहाइंड दिस क्या है, जरा ध्यान से देखना, एक कपलिंग आती है, यहाँ पे कपलिंग आ जाती है इलेक्ट्रॉन की, क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कपलिंग करने लग जाते हैं। जरा ध्यान से देखना, पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है ये कपलिंग का। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कपलिंग करने लग जाते हैं, और इस कपलिंग का नाम क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग
इन दिस केस एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इसका नेचर क्या आ जाता है, डायामैग्नेटिक आ जाता है। मेन समझाने का पूरा रोल क्या था, जो इसका डायामैग्नेटिक नेचर आया है वो किसकी वजह से आया है, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग की वजह से। क्वेश्चन वहां पे बनेगा किस किस में एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होती है, जब ढेर सारे एग्जांपल आ जाएंगे, इसलिए नोट पॉइंट करते चलेंगे किस किस में एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग हो रही है, या क्या किसका नेचर डायामैग्नेटिक है, किसका पारामैग्नेटिक है, ये प्लीज नोट करने चले, काफी इंपॉर्टेंट है ये। सवाल आगे उठता है, अगर मैं बात करूं आगे अगले डिफरेंस की, ये तो हमने देख लिया नेचर, मैग्नेटिक नेचर। जो अगला डिफरेंस आता है यहाँ पे क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना भाई, बोल तो दो, यहाँ पे क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आप सभी जानते होंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब जब प्रेजेंट होते हैं वहां पे क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। इसका मतलब क्या, यहाँ पे रिपल्शन भी होगी, बोल तो दो, रिपल्शन भी होगी। अगर रिपल्शन हुई जैसे मायोग्लोबिन में हुई थी, जो एन और एफ का बॉन्ड लेंथ है, जो एन और एफ की बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बोल तो दो। एन और एफ की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। और इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, आउट ऑफ ज्योमेट्री, बोलो यार, आउट ऑफ ज्योमेट्री निकल जाएगा। मतलब ज्योमेट्री के अंदर क्या फिट नहीं बैठेगा, और इस ज्योमेट्री के अंदर फिट ना बैठने वाली स्टेट को क्या कहते हैं, यहाँ पे जो स्टेट क्रिएट होती है वो कौन सी स्टेट क्रिएट होती है, टेंस स्टेट। वो टेंस है, फिट नहीं बैठ रहा किसके अंदर, ज्योमेट्री के अंदर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेंस स्टेट। वहीं अगर मैं ऑक्सी की बात करूं, वहां पे क्या, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है जी, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी तो पढ़ा वहां पे क्या होगी थी, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होगी थी, जिसकी वजह से वहां देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या, नो रिपल्शन, कोई रिपल्शन देखने को नहीं मिलती, उसकी वजह से क्या, नॉर्मल ज्योमेट्री फिट हो जाती है, सारे के सारे बॉन्ड क्या, कोई बार नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड फिट हैं। इस स्टेट को क्या कहते हैं, जो यहाँ स्टेट क्रिएट होती है, यहाँ पे कौन सी स्टेट क्रिएट होती है, रिलैक्स स्टेट क्रिएट होती है। यहाँ जो स्टेट क्रिएट होती है वो कौन सी है, रिलैक्स स्टेट, और यहाँ स्टेट क्रिएट हुई है वो कौन सी है, टेंस स्टेट। मतलब टेंशन में है वो, टेंशन से रिलेट कर सकते हैं इसको, टेंस स्टेट को। ये हो गई डिफरेंस की बात, कि क्या क्या डिफरेंस आते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के बीच में। जो अगला इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनता है ना हीमोग्लोबिन से, कि रोल ऑफ प्रोटीन चेन, क्या रोल है जी प्रोटीन चेन का, सवाल यही उठता है कि क्या रोल है प्रोटीन चेन। अगर प्रोटीन चेन वहां नहीं होती तो क्या हो जाता, क्यों आवश्यकता पड़ी हमें, क्यों नीड पड़ी हमें प्रोटीन चेन की, हीमोग्लोबिन को क्यों नीड पड़ी, ध्यान से समझना जरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, देखो अगर ये प्रोटीन चेन है, इसके साथ यहाँ पे क्या है, आयरन लगा हुआ है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जरा ध्यान से समझना। अगर ये आया इसके साथ ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन तो बाइंड करने आएगा, देखो यहाँ पे दो कहानियां बन सकती है, ध्यान से समझो, दो कहानियां यहाँ पे बन सकती है। देखो यहाँ पे अगर एक तो क्या जाइए, दो कहानियां बन सकती है, एक तो यहाँ पे क्या लगी हो, प्रोटीन चेन लगी हो, एक क्या हो, विदाउट प्रोटीन चेन HB हो, विदाउट प्रोटीन चेन HB हो। जरा ध्यान से समझना ये दो कंडीशन को, विदाउट चेन HB, विदाउट प्रोटीन चेन, और क्या हो, विद प्रोटीन चेन। ध्यान से समझना, यही देखना में प्रोटीन चेन होगा तो क्या होगा, अगर प्रोटीन चेन नहीं होगा तो क्या होगा। अगर ये प्रोटीन चेन हुआ तो यहाँ पे क्या बना देता है, म्यू पर ऑक्सोडाइमर बना लेगा, म्यू पर ऑक्सोडाइमर ये फॉर्म्ड कर देता है। जरा ध्यान से इसको समझ लेना, म्यू पर ऑक्सोडाइमर फॉर्म्ड कर देगा। अगर ये विदाउट प्रोटीन चेन हुआ तो ये क्या कर देगा, पर ऑक्सोडाइमर फॉर्म्ड कर देगा, जिससे हम क्या कहते हैं, हीमेटिन भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, देखना जरा मैंने क्या बोला, अगर ये आयरन हुआ HB है, सपोज करो यहाँ प्रोटीन हटा के HB वाला
Hb के साथ आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जब वो ऑक्सीजन साथ कंबाइन करने बना, अगर प्रोटीन चेन हुई साथ तो क्या बना देगा, म्यू पर ऑक्सोडाइमर, म्यू पर ऑक्सोडाइमर। अगर ये प्रोटीन चेन ना हुई तो क्या बना देगा, तो क्या बना देगा, ऑक्सोडाइमर, पर ऑक्सो नहीं, ऑक्सोडाइमर, ऑक्सोडाइमर, ठीक है ठीक है ठीक है, म्यू ऑक्सोडाइमर, म्यू ऑक्सोडाइमर। ध्यान से समझना, फिर से समझ लो, फिर से समझ लो, फिर से समझ लो। प्रोटीन चेन हुई तो क्या बनाता है, म्यू पर ऑक्सोडाइमर। अरे प्रोटीन चेन ना हुई तो क्या बनाता है, म्यू ऑक्सोडाइमर हिमेटिन, जिसका नाम क्या देते हैं, और करके लिख देता हूं, और इसे क्या कहते हैं, हिमेटिन भी कहा जाता है, हिमेटिन भी कहा जाता है। डिफरेंस क्या है, क्या क्या डिफरेंस है, देखो ये क्या है, ये क्या है, कैरियर, कैरियर ऑफ O2, ये क्या ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, नॉट कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता जनाब। मेजर डिफरेंस आ गया, यही तो डिफरेंस था, यही तो डिफरेंस था। जो म्यू पर ऑक्सोडाइमर बना, जिसके साथ प्रोटीन चेन थी हीमोग्लोबिन की, वो तो क्या कैरियर ऑफ ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन साथ बाइंड हो सकता है। लेकिन जब प्रोटीन चेन नहीं, जब उसने हिमेटिन बना दिया, तब वो क्या ऑक्सीजन साथ बाइंड नहीं हो सकता। तो कहने से मतलब क्या था जनाब, कि अगर जो प्रोटीन चेन का होना जरूरी है, अगर उसको कैरियर ऑफ O2 बनना है। देखो हीमोग्लोबिन का हमने फंक्शन क्या बना था, कि फंक्शन क्या पढ़ा था, कि ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 करता है। अरे ट्रांसपोर्ट तब करेगा ना जब उसके साथ बाइंड होगा, और बाइंड होने के लिए क्या चाहिए, यही तो चाहिए, यही तो चाहिए बाइंड होने के लिए। मेजर पार्ट है प्रोटीन का होना, प्रोटीन का होना मस्ट है, किसके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 के लिए, और वी कैन से बाइंडिंग ऑफ O2 के लिए। दैट्स व्हाई प्रोटीन अगर होगा तो वो क्या बनेगा, म्यू पर ऑक्सोडाइमर, और कैरियर हो जाएगा O2 का। अगर विदाउट प्रोटीन है तो हिमेटिन बना देगा, फिर कैरियर नहीं होगा किसका, O2 का। क्या इतनी बात समझ में आएगा, मेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो बनता ही है, DU का क्वेश्चन है, DU का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, और वैसे भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, पक्का चांस है जी। और सवाल क्या आता है, और सवाल ये आता है, और सवाल आता है, जो मेटास्टेबल स्टेट है किसकी, Hb की। सवाल ये है कि मेटास्टेबल स्टेट है जो Hb की, उसमें ऑक्सीजन क्या, उसमें जो आयरन है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। दोबारा से सवाल सुन ले, दोबारा से सवाल सुन लो, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जो कि इन द मेटास्टेबल स्टेट आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो आंसर क्या है, आंसर क्या है, जरा देखना, आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, किसमें, मेटास्टेबल स्टेट में। जो हीमोग्लोबिन किया उसमें आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, नेवर बाइंड विद O2। मेटास्टेबल स्टेट का ड्रॉबैक है ये, ड्रॉबैक पूछ लेगा वो कि मेटास्टेबल स्टेट का ड्रॉबैक क्या है, यही है नेवर बाइंड विद O2। सवाल उठता है कि क्यों नहीं बाइंड करता O2। जरा देखना, जरा पिछली बात को जरा नोट करना, जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन था, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन पे आयरन किसमें, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट था। जब भी वो कैरी करता था O2 को, और किसमें कन्वर्ट हो जाता था, Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर वो ऑलरेडी मेटास्टेबल स्टेट में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो कैसे O2 को कैरियर करेगा। अगर उसको O2 के साथ बाइंड होना है तो वो किसमें होना चाहिए, Fe2 में होना चाहिए। अगर वो Fe3 में हुआ तो कभी भी जिंदगी में मर जाएगा, लेकिन O2 के साथ बाइंड नहीं होगा। अगर O2 के साथ बाइंड नहीं होगा फिर फायदा क्या, क्योंकि वर्क ही हीमोग्लोबिन का क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। तो ये बात नोट कर ले, मेटास्टेबल में Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, बाइंड नहीं कर सकता O2 में, यही इसका क्या है, ड्रॉबैक है। इतनी बात क्लियर हुई क्या, इतनी बात क्लियर हुई क्या। तो आगे मैं बात कर लेता हूं, डिपेंडेंस की बात कर लेता हूं, कि किस पे O2 की बाइंडिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है, किस पे O2 की बाइंडिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है। पहला केस आता है pH पे डिपेंड कैसे करती है, pH पे डिपेंड कैसे करती है, जरा ध्यान से समझना। देखो
एक रिएक्शन से सारी की सारी कहानियां पानी की तरह क्लियर करता हूं। ये तो रिएक्शन सबने पढ़ी होगी ना, CO2 प्लस H2O क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बना देते हैं H2CO3। और H2CO3 किसका सोर्स है, बोल तो दो। H2CO3 किसका सोर्स है, H पॉजिटिव का। इस रिएक्शन से समझ में क्या आया जरा देखना। अगर CO2 का लेवल बढ़ा, अगर CO2 का लेवल इंक्रीज होता है, देखो जरा ध्यान से समझना, अगर CO2 का लेवल इंक्रीज हुआ, अगर फिर वाटर साइड कंबाइन करके क्या बनाया, H2CO3। H2CO3 अगर इंक्रीज हुआ तो वो किसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा, बोल तो दो, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा। मैं फिर से बताता हूं, अगर CO2 का लेवल बढ़ा, H2O साथ कंबाइन करा, क्या बनाया, H2CO3, मतलब क्या, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या बढ़ गई, अपने आप ही बढ़ गई, क्योंकि H2CO3 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बनी तो बन क्या जाएगा, एसिडिक। एसिडिक पीएच क्या हो जाएगा जी, पीएच क्या हो जाएगा, बोल तो दो, लो। पीएच क्या हो जाएगा, लो। इतनी बात समझ में आई क्या, इतनी सी बात क्लियर है क्या, ध्यान से सुनना। CO2 का लेवल बढ़ा, H2O साथ कंबाइन करके क्या बनाया, कार्बोनिक एसिड H2CO3। H2CO3 ने क्या देता है, H पॉजिटिव देता है। अगर H पॉजिटिव बढ़ा तो वहां पे क्या बन जाएगा, वो एसिडिक। एसिडिक का पीएच लो होता है, बच्चा बच्चा जानता है इसको। इससे कहना क्या चाहते हो सर, वो तो समझाओ। देखो CO2 बढ़ा, अगर सेल में कहीं पे CO2 बढ़ा तो वहीं क्या हो जाएगा, O2 क्या हो जाएगा, वहां डिक्रीज हो जाएगा। फिर CO2 की बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हुई, देखो CO2 अगर लार्ज अमाउंट में होगा तो ज्यादा हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। देखो ध्यान से समझना, अगर CO2 बढ़ा वो H भी साथ बाइंड कर जाएगा, फिर ऑक्सीजन चाहे जितना मर्जी हो वो बाइंड कर ही नहीं पाएगा किसके, हीमोग्लोबिन के साथ। तो कहने से मतलब क्या है, अगर पीएच हुआ डिक्रीज, अगर पीएच हुआ कम, एसिडिक मीडियम है, मतलब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो CO2 का लेवल इंक्रीज। इसका मतलब CO2 किसके साथ कंबाइन कर रहा है, Hb। वहीं ऑक्सीजन क्या वैसा का वैसा धरा रह रहा है कि ऑक्सीजन को मिल ही नहीं रहा हीमोग्लोबिन, वो कहां से कंबाइन होगा, हीमोग्लोबिन के साथ। तो इस ओवरऑल रिएक्शन से कहने का मतलब क्या है, कहने से मतलब क्या है, बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद क्या, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ध्यान से देखना, मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा, देखना दोबारा से देख लो। बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 is increase with pH at high pH। देखना जरा ध्यान से, क्या स्टेटमेंट कहना चाहती है, एट हाई पीएच H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या, लो। अब उसी रिएक्शन को अपोजिट चला दो, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अगर लो होगी तो H2CO3 भी क्या कम होगा ना, तो CO2 ऑलरेडी ही कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या, O2 ज्यादा बाइंड कर पाएगा किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन के साथ O2 क्या ज्यादा बाइंड कर रहेगा। दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट क्या करेक्ट है कि बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 इंक्रीज विद द पीएच। जितना ज्यादा पीएच होगा मतलब क्या, बेसिक कंडीशन होगी उसमें क्या, बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होगी, इंक्रीज होगी। इतना पहला पॉइंट पीएच डिपेंडेंस समझ में आ गया क्या, बोल दो। इजी से बड़ा इजी सा मामला चल रहा है अभी। तो सेकंड की बात करता हूं, जो सेकंड फैक्टर है वो कौन सा है, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर पे कैसे डिफाइन करता है जी, देखना जरा। जो पार्शियल प्रेशर का केस है उसमें सिर्फ एक ग्राफ याद करना और कुछ भी याद नहीं करना। देखो जरा, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी या फिर ऑक्सीजन कैपेसिटी, और नीचे एक्स एक्सिस पे क्या आता है, पार्शियल प्रेशर। वाई एक्सिस पे ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी और एक्स एक्सिस पे क्या आता है जी, बोल तो दो, पार्शियल प्रेशर। देखो इसमें दो कर्व आते हैं, ऐसा बना के दे देगा पेपर में और पूछ लेगा कि ए कर्व किस चीज का है और बी कर्व किस चीज का है, ऐसा सवाल उठेगा। देखना जरा पेपर में डिट्टो ऐसा सवाल आएगा कि ए कर्व किसका है और बी कर्व किसका है। अगर मैं ए की बात करूं तो ए कौन सा है, मायोग्लोबिन का कर्व।
ए कौन सा है, मायोग्लोबिन का कर्व, और बी किसका है, बी किसको रिप्रेजेंट करता है, हीमोग्लोबिन को। ऐसा ऐसा कर्व क्यों आया, ऐसा कर्व क्यों आया, सवाल उठता है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि मायोग्लोबिन हैव हाई कैपेसिटी टू बाइंड विद ऑक्सीजन एज कंपेयर टू द हीमोग्लोबिन। मायोग्लोबिन की ज्यादा कैपेसिटी है किसके साथ बाइंड करने की, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की, कंपेयर करें हीमोग्लोबिन से। इस कर्व को क्या नाम दिया जाता है, जो मायोग्लोबिन वाला कर्व है उसको नाम दिया जाता है हाइपरबोला, हाइपरबोलिक कर्व। कई बार सवाल कर्व के नाम से पूछ लेते हैं कि मायोग्लोबिन का कैसा कर्व आता है पार्शियल प्रेशर के साथ, हाइपरबोलिक कर्व, और हीमोग्लोबिन का कैसा, सिग्मोइडल कर्व, सिग्मोइडल कर्व। प्लीज इंपोर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है ये, तो मतलब पार्शियल प्रेशर का इंपोर्टेंट बात ही यही है कि एक तो कर्व पता होना चाहिए बनता कैसे, और इन दोनों कर्व के नाम पता होने चाहिए, बेहद इंपोर्टेंट है, मतलब रट लो इसको, तो रट ही लो, ये पार्शियल प्रेशर के डिपेंडेंस हो गया। अगर मैं बात करूं, अगर आप वैसे सिलेबस में है नहीं जैम के, लेकिन फिर भी बता देता हूं, बीपीजी, बीपीजी का क्या होता है, बीपीजी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है O2 के बाइंडिंग कैपेसिटी विद, बाइंडिंग कैपेसिटी विद मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है, क्या बात कर रहा है, हीमोग्लोबिन। बीपीजी क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, अभी तक पेपर में आए, सिलेबस में नहीं है, तो फिर भी बता दिया कि बीपीजी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, O2 बाइंडिंग कैपेसिटी विद हीमोग्लोबिन। ये केस किसका है, ओनली इन हीमोग्लोबिन, ओनली इन HB। मायोग्लोबिन में मत लगा देना, मायोग्लोबिन पे नहीं लगता, ओनली केस किसका है, हीमोग्लोबिन का जो लगता है बीपीजी का, वो किस पे लगता है, ओनली इन हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन पे नहीं लगता। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करता हूं। हमने काफी कुछ डिस्कस किया, डिफरेंस नोट किए, फिर रोल ऑफ प्रोटीन देखा, फिर फैक्टर ऑफ एक्टिंग द बाइंडिंग कैपेसिटी देखा। जो अगला नई शुरुआत होगी वो किससे होगी, हिमरीथिन से होगी, हिमोसाइनिन से होगी, फिर हम किस पे चले जाएंगे, एंजाइम्स पे चले जाएंगे। आई होप आपको कहानियां पानी की तरह क्लियर होंगी, क्रिस्टल सारा का सारा क्लियर होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मजा आया, काफी ही मजा आ रहा है हमें बायो इनऑर्गेनिक में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आ ही जाना सब। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ओके जी, शेयर भी कर दो।